Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Is my voice and video clear? Yes, sir. So पार्लियामेंट का एक छोटा सा टॉपिक बच गया है. We will be doing it and we will be completing those. ठीक है. तो मैंने बहुत दिन से आपको बोल रहा था कि बाद में पढ़ाऊंगा ये टॉपिक फंड्स. सबसे पहले इसको लिखो. As mentioned in the constitution. As mentioned in the constitution, there are three kinds of funds. Consolidated Fund of India, given in Article 266. Public accounts of India, again given in Article 266. And the third one is Contingency Fund of India. ठीक है. It is given in Article 267. तीन प्रकार के फंड्स हैं. तीनों के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इतनी बार हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज किया है. चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाट. ठीक है. फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पहला वाला. What kind of fund it is या what kind of account it is, ये सीखने वाले. तो सरकार जो टैक्स लगाया, ठीक, सरकार के पास जो टैक्स लगाया उससे पैसा आया, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? रेवेन्यूज ऑफ सरकार, रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट. जो जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सब कहाँ जाएगा? इस अकाउंट में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. तो रेवेन्यूज रेज्ड goes where in consolidated fund of India. Similarly, सरकार के पास मान लो जनरली बजट अगर आपने देखा होगा तो सरकार 200 रुपया खर्च करती है और कमाती कितना है? 180 रुपए का राउंड. ठीक है. तो इसका मतलब 20 रुपए का डिफरेंस विल बी डन बाय व्हाट? बाय रेजिंग ऑफ लोन्स. तो अगर सरकार कहीं से लोन रेज करती है तो वो भी पैसा किधर जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. ठीक है. और तीसरा, केंद्र सरकार जो है, आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कभी कभार लोन के तहत पैसा देती है कि आप लॉन्ग टर्म लोन मेरे से ले लो और फिर हमें लौटा देना. ठीक है. तो जब लौटाने की बारी आती है, स्टेट्स जब लौटाता है पैसा, तो वो पैसा कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. रीपेमेंट ऑफ लोन्स. ठीक है. क्लियर है ये चीज? तो इस पर्पस के लिए जब ये फंड यूज होता है, बाय होम? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. इज यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और ध्यान देने वाली बात ये है, पैसा डालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, बट पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर विड्रॉइंग. देखा था ना, जिस भी मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए होगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोट करेंगे वो. एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट. और पैसा चाहिए, एडिशनल ग्रांट. देखा था ना ये सब. ये सब कब होगा? जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, वोटिंग के थ्रू अप्रूव करेगा. और ये सब पैसा कहां से निकलेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. ठीक है. सेकेंड इज पब्लिक अकाउंट्स. इसके बगल में सबसे पहले डेफिनेशन लिखो.
whenever government is acting like a bank, whenever government is acting like a bank or performs the function of bank, क्या मतलब इसका होता है समझाता हूं। तो जब बैंक की तरह सरकार काम कर रहा होगा और उस समय जब लेन देन होगा तो उसका पैसा पब्लिक अकाउंट में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कितने लोगों ने किसान विकास पत्र का नाम सुना है? हैव यू हर्ड दिस नेम? किसान विकास पत्र सुना है? इसका नाम नहीं सुना होगा तो ये तो सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सुना है? सुना कि नहीं सुना? सुनो, ये भी नहीं सुना तो ये तो सुना होगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुना है? ये भी नहीं सुना? सुना है ना? दोनों में से कुछ तो सुना होगा यार। तो बेसिकली किसान विकास पत्र हो गया, पीपीएफ वगैरह हो गया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सरकार डिसाइड करती है, क्या बोलती है सरकार आपको? आप मेरे से किसान विकास पत्र खरीदो 1000 रुपए का आज के डेट में, और 1 साल बाद मैं इसके ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न करूंगी। तो क्या लगता है सरकार कैसे काम कर रही है? इस 1000 रुपए रेवेन्यू फॉर सरकार? नहीं ना, लौटाना है ना बेटा फ्यूचर में। बट सरकार इज एक्टिंग लाइक व्हाट? बैंक। समझ में आया? सरकार इज एक्टिंग लाइक व्हाट? बैंक। आज की डेट में सरकार को पैसे चाहिए तो सरकार ने किसान विकास पत्र ला दिया, 2000 रुपए में लोगों ने खरीद लिया, सरकार के पास पैसे आ गए, सरकार ने अपना काम कर लिया। साल भर बाद सरकार को जब प्रॉफिट होगा तो रिटर्न करके वापस कर देगा। तो इट इज एक्टिंग लाइक अ बैंक। इस केस में जो पैसा होगा वो लेन देन किधर जाएगा? पब्लिक अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। सेकेंड, आपने कभी सुना होगा कि कोर्ट केसेस के दौरान कभी कभी जो कोर्ट्स होती हैं ये नियम सुनाती हैं, ये ऑर्डर सुनाती हैं कि फलाना लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा ऑर्डर सुना है आपने? या 10,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, 50,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, सुना है ये? तो वो भी पैसा कहां से दिया जाएगा? पब्लिक अकाउंट। जुडिशियल ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए भी पैसा कहां से दिया जाता है? पब्लिक अकाउंट से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सभी को? देखो, जितना डेप्थ हो सकता है उतना मैं आपको यहाँ पर बता के दे रहा हूं, इसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही अगर आपके दिमाग में है ना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी छोड़ो, यूपीएससी का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, इतना ही अगर आपके दिमाग में है। कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड के बारे में एक लाइन लिखो। टू मीट unforeseen circumstances, to meet unforeseen circumstances, parliament has the power, parliament has the power to create this fund। तो कंटिंजेंसी फंड जो है 267 में, ये क्रिएट होकर नहीं मिला था सरकार को। ठीक है, संविधान में लिख दिया गया अगर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट कंटिंजेंसी फंड को क्रिएट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट
क्रिएट होकर मिला है, वैसे कंटिजेंसी फंड क्रिएट होकर नहीं मिला है। पार्लियामेंट को पावर मिला है कि आप कंटिजेंसी फंड बना सकते हो, तो पावर को यूटिलाइज करते हुए पार्लियामेंट ने बनाया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, और तब जाकर कंसिडर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बना। और अगर कोई फंड हो रहा है तो इसका कोई कस्टोडियन भी होगा। हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड? प्रेसिडेंट। बट जनरली उसका देखरेख कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये तीन तरीके के फंड्स थे जो आपको जानने जरूरी थे। एक एक लाइन सबके बारे में जानना जरूरी था। मैंने एक लाइन की जगह जो भी आपको जानना जरूरी है बीपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए, अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, मैंने सब करा दिया। ठीक है, इसके बाहर नहीं पूछेगा किसी भी फंड के बारे में, लिख लो। ठीक है, सो दिस इज इट विद रेस्पेक्ट टू फंड्स। कुछ पूछना हो फंड्स के बारे में, एनीथिंग? जितना है ना बेटा नोट्स में, जितना मैं लिखवा रहा हूँ, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, इतना करो। ठीक है, मतलब इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश बाद में करना। ठीक है, जितना मैंने करवाया है ना, इसको अच्छे से कर जाओ कि इससे कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, है ना। इसके बियॉन्ड जाने की जो कोशिश है वो अभी नहीं करने का। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी यार, कितना पढ़ोगे। मैंने तो पूरा क्रक्स निकाल कर आपको दे दिया। ठीक है, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन इज दिस। अरे प्रेसिडेंट हर जगह थोड़ी घूमता पड़ेगा। उस फंड को देखने के लिए एक आदमी नियुक्त किया जाता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, जो बिहार प्रेसिडेंट के बिहार पर उसको देखता है कि फंड में कितना पैसा आया नहीं आया। प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ घूमेगा? जहाँ घूमना चाहिए वहां जा नहीं रहा है। हाँ? क्या लगता है, जाना चाहिए? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्या लगता है? जाना चाहिए। इट्स अ डाइसी क्वेश्चन, ओके। बिकॉज जब हमने पार्लियामेंट पढ़ा बेटा, व्हाट वी सॉ, पार्लियामेंट इज व्हाट? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये पढ़ा या नहीं पढ़ा, पहले ये बताओ। लॉजिक क्या बोलता है? जो जिसका पार्ट है, क्या वही जाकर उसको रिबन काटेगा? डोंट यू थिंक इनको भी जाना चाहिए? डोंट यू थिंक इनको भी जाना चाहिए? सिर्फ अकेला क्यों? है कि नहीं? चलो, बाद में। जिस चीज के आप हिस्सा हो उसी को जाकर थोड़ी ना आप रिबन काटोगे। वो तो बाय डिफॉल्ट आपका है, यू आर पार्ट ऑफ दैट। खैर, ये सब बात की बात है, छोड़िए, हटाइए। नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक। अरे ये कंटिजेंसी फंड वाला कौन सा वहां टॉपिक था यार? ये तो बताया नहीं आपने हमें। हाँ, कौन सा वहां टॉपिक था ये फंड वाला? 22 था, अदर ग्रांट्स। दिस वाज 23rd, दिस वाज 23rd। ओके, द लास्ट वन इज 24th। लास्ट वन इज 24th। ये तो आपको मेंस में भी आ सकता है लिखने के लिए। फंक्शंस एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट, बगल में ब्रैकेट में लिखना, मेंस में भी पूछा जा सकता है। पीटी में तो पूछा जा ही सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है ना। फंक्शंस में पहला फंक्शन लिखो। हम सबको पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इज व्हाट? लेजिस्लेटिव फंक्शन।
लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन में it can make laws on union list, it can make laws on concurrent list, and it can make laws on residuary subjects. It can make laws on residuary subjects. In normal circumstances, it cannot make law on state list. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ नहीं बना सकता है। However, there are certain extraordinary circumstances जब ये स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉ बना सकता है। वो सारे सर्कमस्टांस हम एक साथ नोट कर लेंगे। When Parliament can make law on state list, तो लिखो, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, फर्स्ट पेज नहीं है बेटा, तीसरा है ये। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और इसको अंडरलाइन करते चलिएगा, दीज आर द कीवर्ड्स। In case of national emergency, Parliament can make laws on state list as well. In case of national emergency, Parliament can make laws on state list as well. In case of President's rule, इसको हम स्टेट इमरजेंसी बुलाते हैं, Parliament can make laws on state list as well. ये साइड में आर्टिकल लिखते चल रहे हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356। ठीक है, C. There can be certain circumstances in which Rajya Sabha will allow the Parliament, Rajya Sabha will initiate, और राज्यसभा इनिशिएट करने के बाद क्या बोलेगा कि पार्लियामेंट इस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। ठीक है, तो टू अलाउ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ये स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा होता है बेटा। राज्यसभा का ये स्पेशल पावर होता है। राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करता है, ठीक है, और रिजोल्यूशन पास करने के बाद बोलता है कि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट के, स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, तो लॉ बन सकता है अंडर आर्टिकल 249। ये बात समझ में आई सभी को, 249 वाला? यस सर, गुड। इसके अलावा और क्या से स्पेशल सर्कमस्टांस है? टू अलाउ द पार्लियामेंट टू मेक द लॉज, ये अलाउ कौन करता है? हु अलाउज? राज्यसभा। और ब्रैकेट में लिख लो स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। कैसे करता है वो मैं बस बोल देता। राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करता है, ठीक, रिजोल्यूशन में लिखा होता है कि स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट पर आप लॉ बना सकते हो, तब जाकर पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है। ये रिजोल्यूशन जो है इफेक्टिव होता है 1 साल के लिए। 1 साल के अंदर कभी भी आप उस सब्जेक्ट पर लॉ बना लीजिए। आप चाहो तो इस रिजोल्यूशन को एक्सटेंड कर सकते हो ईयर बाय ईयर। ये पूरी कहानी आपको दिमाग में रखना है। स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। डी, when two state
requests the parliament to make law on a state subject, to make law on a state subject, तो स्टेट रिक्वेस्ट करेगा पार्लियामेंट से, भाई आप ये स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना दो, तो पार्लियामेंट लॉ बना देगा, ठीक है। एंड ई इज in order to implement international treaties, parliament can make law on state subject, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स को खाली अंडरलाइन कर लेना, यही कीवर्ड है, कुछ याद रही नहीं जाए, ये 5 कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे तो वहां पर याद आ जाएगा कि वो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है। ये हमने क्या लिखा, ये लिख लो यहां पर, 5 extraordinary circumstances when parliament can make law on state subject या state list। सबसे डिटेल्ड फंक्शन यही था, लेजिस्लेटिव फंक्शन। इसके बाद सारे फंक्शंस 4-5 लाइन में हो जाएंगे। हो गया सभी का ये? यस सर। लेजिस्लेटिव फंक्शन के बाद सेकेंड नंबर फंक्शन इज एग्जीक्यूटिव पावर। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट? सर आज तक तो यही सुना था, पावर लॉ, पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो लेजिस्लेटिव पावर होगा, एग्जीक्यूटिव पावर तो कभी सुना ही नहीं। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट? कोई सोच सकते हो? एकदम सिंपल लॉजिक है यार। जानते हो एक चीज ऐसा भी हो सकता है, एक पावर लिख कर दे दे और 4 ऑप्शन दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, एक पावर लिख देगा और बोल देगा ये कौन से पावर में आता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट? बड़ा सरल सा आंसर है, टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अभी तुमने देखा बजट, ग्रांट्स, ये सब देखा ना हमने, टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बजट्स, ग्रांट्स, ये सब देखा ना, ये कब पास होगा? जब अप्रूवल मिलेगा। पैसा कब खर्चा करोगे? जब अप्रूवल मिलेगा पार्लियामेंट से, ठीक है। ऐसे तो खर्चा नहीं कर दोगे। थर्ड इज फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो फाइनेंशियल पावर में इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, मुझसे ज्यादा तो आप लिख दोगे। मनी बिल, बजट, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? फाइनेंशियल पावर के। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? फाइनेंशियल पावर के। फोर्थ इज, इसका मतलब बता दो मुझे। पार्लियामेंट हैज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट? सुना है पहली बार? हैव यू हर्ड दिस वर्ड? सच बताना। नहीं सुना है तो स्टार लगा लो, किसी भी साल पटका जाएगा आपके पास।
वेरी गुड, एक आंसर आ गया। What is the constituent power of the parliament? It's to amend the past, amending power, amending constitution. It's called constituent power of the parliament. Fifth, judicial power of the parliament. Judicial power of the parliament. What constitutes judicial power of the parliament? पार्लियामेंट जुडिशियरी की तरह कब एक्ट कर रहा होता है? अरे पढ़ाया मैंने आपको। इम्पीचमेंट मोशन है कि नहीं? चेक कर रहा होता है प्रेसिडेंट ने वायलेट किया कि नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? चेक कर रहा होता है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जज की तरह एक्ट कर रहा है वहां भी, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जुडिशरी के जजेस को रिमूवल करता है, करता नहीं करता, भी जुडिशियल पावर में आएगा। और साथ ही साथ इट कैन गिव पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर पनिशमेंट दे रहा है तो जुडिशरी की तरह एक्ट कर रहा है। The last one is electoral power. What are the electoral powers of parliament? किसको किसको इलेक्ट करता है बेटा? देखा ना हमने? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। These are electoral powers of parliament. ठीक है, डन। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। एक तो अभी जस्ट देखा स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। अगर पार्लियामेंट को स्टेट सब्जेक्ट पर कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए रिजोल्यूशन सबसे पहले कहां पास होना चाहिए? राज्यसभा में पास होना चाहिए। राज्यसभा अगर रिजोल्यूशन पास करके देता है कि आप स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हो, तभी पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, ध्यान यही रहे, दैट रिजोल्यूशन इज वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है, बाकी आर्टिकल 249 को हमने ऑलरेडी कर लिया यहाँ पर। ओके, ये 249 वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, 249 वी हैव ऑलरेडी डन, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, फालतू समय। दूसरा, मान लो कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, सपोज एन ऑल इंडिया सर्विस हैज टू बी मेड। ठीक है, तो इसके लिए भी राज्यसभा को रिजोल्यूशन पास करना होगा, तभी ऑल इंडिया सर्विस बन सकती है, बिना उसके नहीं बन पाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो रिजोल्यूशन पास होता है इट हैपेंस थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 वाला। रिजोल्यूशन ऐसे नहीं है सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला रिजोल्यूशन, स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास कराना होता है, तब होगा ये सब। ठीक है,
थर्ड इज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओके, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देख सकते हो ना, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन पहले राज्यसभा में स्टार्ट होना चाहिए एंड देन अग्रीड टू इट अपॉन बाय लोकसभा। याद है, भूल गए? स्पेशल पावर ऑफ will come under point number 25. Special power will come under 25. Next is 26th. 26th point is parliamentary privileges. Parliamentary privileges. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं बेटा। पहला कि क्या है ये, व्हाट आर दीज प्रिविलेजेस, किस तरीके का प्रिविलेज मिलता है। ठीक, इसका आंसर हम अभी 2 मिनट बाद करेंगे। दूसरा, हु गेट दिस, किसको ये प्रिविलेज मिलता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किसको मिलता है, बता सकता है कोई? हु गेट्स दोज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? एक तो ऑब्वियस सा आंसर है, एमपीस। सेकेंड वन पढ़ा रखा है आपको, अटॉर्नी जनरल। थर्ड, प्रेसिडेंट। लिखकर काट दीजिएगा ऐसे। Although president is the part of parliament, president does not enjoy these privileges. मजेदार चीज है ये, सोच नहीं पाएंगे एग्जाम में अगर याद नहीं आया तो। एग्जाम में आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा? प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अगर प्रिविलेजेस हैं तो प्रेसिडेंट को भी मिलना चाहिए वो प्रिविलेजेस, नहीं मिलता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू अटॉर्नी जनरल एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो अदर दैन दिस, इसके अलावा किसी। ठीक है, चल अब व्हाट आर दीज प्रिविलेजेस, इसके बारे में डिस्कशन होगा थोड़ा डिटेल में। तो ये प्रिविलेजेस दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज। सबसे पहले कलेक्टिव के अंदर लिखो, राइट डाउन, पार्लियामेंट collectively has the right to publish its proceedings। किस तरीके से काम हो रहा है, आज किसने क्या भाषणबाजी करी, इसका राइट बस और बस पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट चाहे तो उसको पब्लिश कर सकता है, चाहे तो पब्लिश नहीं कर सकता है। राइट टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, पार्लियामेंट को कोई बुरा बुला कहेगा तो हो सकता है उसको कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर दिया जाए। थर्ड, नाउ सपोज
सपोज कोई आदमी है, ठीक है, पार्लियामेंट के परिसर में है, ठीक, भले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे कोई भी हो, कोई भी एक जनता पार्लियामेंट के परिसर में है और उसको अरेस्ट होना है, उसको पुलिस पुलिस उसको क्या करना है, पुलिस उसको अरेस्ट करने आई है। तो बिना प्रेसाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किए बिना आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन टू प्रेसाइडिंग ऑफिसर, इंफॉर्मेशन टू प्रेसाइडिंग ऑफिसर रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके साथ साथ अगर कोई एमपी को अगर आप अरेस्ट या डिटेन कर रहे हो, पार्लियामेंट के परिसर में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, एमपी को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको प्रेसाइडिंग ऑफिसर को देना होगा। अगर एमपी राज्यसभा का है तो आपको चेयरमैन को देना होगा, और अगर एमपी लोकसभा का है तो आपको स्पीकर को देना होगा। ठीक है, क्लियर है ये? कुछ पूछना हो इसमें? नॉन इंटरफेरेंस बाय जुडिशरी, पार्लियामेंट्स के प्रोसीडिंग्स में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। प्रोसीडिंग्स जो चल रहा है, ठीक है, लॉ बन गया वो बाद की बात है, बट जब वो बन रहा है वो तरीके जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है, जो कुर्सी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, है ना। अब कुर्सी फेंकना तो इट्स क्राइम है ना, आप एक दूसरे के ऊपर कुर्सी नहीं फेंक सकते, नॉर्मली फेंकोगे तो केस हो जाएगा, बट पार्लियामेंट में जाकर फेंकोगे तो केस नहीं होगा। ओके, पार्लियामेंट में आप किसी को अब्यूज भी करोगे ना तो भी केस नहीं होगा, ये इसका मतलब है। व्हाट अबाउट अटॉर्नी जनरल? अरे अटॉर्नी जनरल को कोई भी अरेस्ट करेगा यार, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, क्या बात कर। अटॉर्नी जनरल को अरेस्ट कराना है? नेक्स्ट इज इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कुछ भी बोलो पार्लियामेंट के अंदर, इट्स कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसी को कुछ भी बुरा भला कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना, मान लो पार्लियामेंट सेशन में है, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन आज के डेट में आने वाली है, ठीक है, पार्लियामेंट आज के डेट से सेशन में आने वाली है। तो सेशन में आने के 40 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक आप एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर सिविल केसेस। सिविल केसेस के चक्कर में आप किसी भी एमपी को पार्लियामेंट शुरू होने के 40 दिन पहले, पार्लियामेंट खत्म होने के 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ सिविल केसेस। सिविल केसेस को डब्बे में बंद कर लेना, क्रिमिनल केसेस में हो सकता है। When the parliament's session is going on, MPs are exempt from jury service. जज बुलाएगा, एमपी नहीं जाएगा, that cannot be treated as contempt of court because they are exempt from jury service.
अगर आप ये इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में से किसी का भी मिसयूज करते हो तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। मिसयूज नहीं कर सकते ना प्रिविलेज को, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और आपके अगेंस्ट में मोशन लाया जा सकता है पार्लियामेंट। यू कैन नॉट लोअर डाउन द प्रेस्टीज ऑफ पार्लियामेंट। सोर्स ऑफ पावर for such privileges। ये privileges कहां से आते हैं? Some of them are mentioned in constitution, some of them are mentioned in rules book of Lok Sabha, rules book of Rajya Sabha, बताया था मैंने आपको। some of these privileges are mentioned under various laws made by parliament। It's a Representation of People Act। some of these privileges are based on parliamentary conventions, प्रथा चला आ रहा है। and some of these privileges are based on judicial interpretation। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन का पावर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अंडर 10th शेड्यूल। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, ये अलग अलग जगह प्रिविलेजेस स्कैटर्ड हैं, दे आर नॉट इन कोडिफाइड फॉर्म। एक किताब में हमने उसको कोडिफाई करके नहीं लिखा है। तो privileges are not codified। एक किताब में एक जगह नहीं लिखा है, हर जगह से सोर्स है, उठा उठाकर हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इट्स नॉट कोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब आपने नोट्स नहीं बनाया, आपने 10 किताब पढ़ लिया है, बट उसका एक समग्र एक जगह पर नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोडिफिकेशन। कुछ पूछना हो किसी को? एनीथिंग? Anything that needs to be asked? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कुछ पूछना हो। नो सर। तो विद दिस योर टॉपिक पार्लियामेंट, जो सबसे बड़ा टॉपिक है आपके पॉलिटी का, दैट इज ओवर। ठीक है, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, खुश रहिए। द नेक्स्ट सेक्शन वी विल मूव ऑन इज दैट ऑफ जुडिशरी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो हम अभी मूव करेंगे वो जुडिशरी का पार्ट होगा। ठीक है, तो सिंस वी आर मूविंग टू अ न्यू सेक्शन, आई वुड सजेस्ट, अभी है हमारे पास 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम, तो आई वुड सजेस्ट इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, और नया वीडियो जो आपके लिए स्टार्ट होगा वो सेम लिंक से स्टार्ट होगा आफ्टर 2 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, नया वीडियो जो होगा सेम लिंक से आप क्लिक करना, 1 मिनट बाद 8:46 पर ज्वाइन कर लेना। ओके, ताकि सब अलग अलग रहे आपके पढ़ने के लिए, बाकी बोलोगे तो मैं क्या इसी को कंटिन्यू कर दूंगा। 8:46, जस्ट 1 मिनट बाद।